uncensored opinion polls. मॉर्निंग शो में आपका स्वागत है। वेलकम टू अनदर इलेक्शन शो। आज हम बैठे हैं गोरखपुर की दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में और हमारे साथ कुछ छात्र हैं। दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी के छात्र हैं, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के छात्र हैं। इनसे हम बात करेंगे जो पूर्वांचल का चुनाव है, जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है और ख़ासकर जो गोरखपुर, जो योगी आदित्यनाथ का अपना गृहनगर है, यहाँ के चुनावों के बारे में। एक बार पहले जो इनका परिचय है वो ले लेते हैं, अखबारों की सुर्खियों का भी जिक्र करेंगे, लेकिन एक बार इन सब छात्रों का एक बार परिचय हो जाए। नाम और कॉन्स्टिट्यूंसी एक एक करके बता दीजिए ताकि हमें पता चल जाए कि कहाँ से और कितनी डाइवर्सिटी है हमारे पास आज। मेरा नाम आदित्य देव है, मैं पॉलिटिकल साइंस से हूँ। और आपकी कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से आपका वोट है? वोट मेरा महाराजगंज जिले से है। सुधीराम रावत, मैं लॉ विभाग से हूँ, LLB फर्स्ट ईयर है मेरा। गोरखपुर के ही कैंपियर विधानसभा से हूँ मैं। मेरा नाम शिवम है, मैं लॉ फैकल्टी में लॉ LLB करता हूँ। मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी देवरिया है। मेरा नाम अभय कुशवाहा है और मेरी जो विधानसभा क्षेत्र देवरिया है। मेरा नाम दीनानाथ गुप्ता है और मेरा विधानसभा हाटा है 334। मेरा नाम कामरान अहमद है, मैं LLB थर्ड सेमेस्टर का छात्र हूँ। मेरा विधानसभा जो है रामकोला विधानसभा है, कुशीनगर। ये आप मेरा नाम माइक पास करिएगा एक एक। मेरा नाम प्रियेश उपाध्याय है, मैं LLB थर्ड सेमेस्टर का छात्र हूँ और मेरी विधानसभा कुशीनगर है 333। मेरा नाम नवनीत है, मेरी विधानसभा देवरिया है। मेरा नाम संगम दुबे है, मैं LLB का छात्र हूँ और मेरा विधानसभा 333 कुशीनगर। मैं मनीष मणि, देवरिया विधानसभा क्षेत्र से। ओके, थैंक यू सो मच। अब आई थिंक हम एक बिगनिंग में सबसे क्वेश्चन एक पूछ लेते हैं कि चुनाव का माहौल है और सब बातें कर रहे हैं कि क्या क्या मुद्दे हैं ज़रूरी, तो स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़रूरी मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में? किस चीज़ के बारे में आप सोच के वोट देंगे? क्या चीज़ है जो आपके दिमाग में चल रही है चुनावी माहौल में? रोजगार सबसे ज़्यादा बड़ी मुद्दा है, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट जो बीजेपी की चाहे केंद्र की हो, ये वादा करके आए थे हर साल 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे, लेकिन इनका 7 साल कंप्लीट हो गया, अभी तक कोई किसी को नौकरी नहीं मिला है। इनको 2 करोड़ के हिसाब से आज 14-15 करोड़ नौकरी मिल जाना चाहिए, जबकि एक वैकेंसी निकालते हैं लेकिन वो पर्चा आउट हो जाता है पहले से, होने से पहले ही। तो ज़्यादातर इसमें करप्शन हो रहा है और गरीब घर के बच्चे उनके पास पैसा नहीं है कि पैसा दे करके वो पेपर खरीद करके पास आउट हो जाएं। तो इस मामले में सबसे ज़्यादा बड़ी मुद्दा है। देखिए, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो नौकरी खोजते थक कर हार के घर बैठ गए हैं कि अब उनको ये बीजेपी सरकार नौकरी नहीं दे सकती है। वो चाहते हैं परिवर्तन करना, किसी और पार्टी को समर्थन करना, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे बात करे, जो विकास के मुद्दे पे बात करे। तो रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। और कोई कुछ कहना चाहेगा? कोई इंपॉर्टेंट मुद्दे जो आपको लगते हैं बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए? रोजगार भी है, कुछ और भी, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ? मेरा कहना ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार को हमें ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो शिक्षा पे विशेष ध्यान दे, क्योंकि बिना शिक्षा का विकास किए बिना देश का विकास संभव नहीं है। आज आप हमारे केरल को देख सकती हैं, दिल्ली को देख सकती हैं, जिन्होंने शिक्षा का बजट बढ़ाया तथा जिससे उनका काफ़ी विकास हुआ। तो हमें ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा के बजट को और बढ़ाना चाहिए तथा छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए जो यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, उसको वर्ल्ड क्लास लेवल का बनाना चाहिए। पर योगी जी तो बोलते हैं कि केरला यूपी से सीखे। हमें नहीं लगता है कि केरला से सीखना चाहिए, क्योंकि पूरे देश को पता है और ये पूरे देश को पता है कि केरला का शिक्षा स्तर यूपी से कहीं ज़्यादा आगे है। सबसे पूछा जाए एक बार कि जब योगी जी कहते हैं कि हमको केरल से सीखना चाहिए, तो आप लोगों को क्या लगता है? यूपी वाला हम लोग को यही है कि हम लोग केरल से सीखे। ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है पहले जाके केरल से सीखे। क्या क्या सीखना चाहिए केरल से? शिक्षा व्यवस्था है, फिर नीतियाँ हैं जो शिक्षा के मतलब बढ़ावा देने के लिए, उसमें क्या क्या मतलब अच्छाइयाँ हैं। और यहाँ है, अगर हमारे VC सर हैं तो जो मनमाना चाहते हैं वही होता है। हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे किसी और काम के लिए, वो कहेंगे नहीं ये नहीं होगा, जो हम कहेंगे वही होगा, तो हम लोग मजबूर हैं। और भी लोग, और कौन बोलना चाहेगा? हास्यास्पद है काफ़ी क्या, क्योंकि केरला और यूपी में जो एजुकेशनल रेशियो है वो सामने दिखता है, और यहाँ ये क्या कहता है, मीडिया एक फेम बनने के लिए काफ़ी बहुत चीज़ें कह दें कि हमको यूपी से सीखे केरला, ये कहीं से कोई लॉजिक नहीं है इस बात में ना मैम। तो आप लोगों को फनी लगता है? केरल का शिक्षा दर 98.6 पॉइंट है,
ठीक है। और ये बात कर रहे हैं कि शिक्षा के मामले में केरला हमसे सीखे। हेल्थ के मामले में मतलब भी बोलते हैं कि नहीं, हेल्थ के मामले में भी देख लीजिए, यहीं पे मेडिकल कॉलेज है। कोरोना महामारी में सबके घर पे रिलेटिव में या घर में कोई ना कोई ज़रूर उनका डेथ हुआ है, लेकिन यहीं पे गंगा में लाशें बह रही थी, लोग इधर उधर भाग रहे थे, तो काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ऑक्सीजन की भी कमी, ऑक्सीजन की वजह से बहुत लोग को डेथ भी हो गई, लेकिन बीजेपी के नेता बोलते हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। देश का सबसे बड़ा झूठ बोल दिया जाता है। एक बात मैं पूछना चाह रही थी कि कोरोना इस साल लास्ट टाइम जब हुआ, 4 बहुत भयानक महीने थे पूरे देश के लिए। आपने बोला गंगा में बॉडीज दिखी, बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट भी करा, लेकिन अब जब चुनाव में लोग रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं तो ऐसा लग नहीं रहा है कि यूपी में कोरोना में जो हुआ लोगों के साथ वो एक मुद्दा है। तो आपकी क्या राय है इस पर? क्यों है ऐसा है कि लोगों को ज़्यादा, या तो सरकार से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि कोरोना में कुछ होगा? जो सरकार है वो मेन मुद्दे से बरगलाना चाहती, भटकाना चाहती है। लेकिन लोगों के लिए मैं जानना चाहती हूँ, आपके गांव में, आपके शहर में या आपके आसपास जो लोग हैं, जब आप लोग वोट डालने जाएंगे तो ये मुद्दा रहेगा। कोरोना क्यों इतना बड़ा इशू नहीं है या है? इशू है तभी ना सब स्वास्थ्य मांग रहे हैं। हमें शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, लेकिन जो वर्तमान सरकार है वो अन्य मुद्दे पर बरगलाना चाहती है, भटकाना चाहती है। जैसे हिंदू मुस्लिम कर देती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान कर देती है। पाकिस्तान हम मतलब इंडिया के सामने क्या औकात इसकी है पाकिस्तान की? इसको अगर तुलना करना चाहिए, चाइना से तुलना करिए, अमेरिका से तुलना करिए, पाकिस्तान से तुलना क्या जरूरत करनी? परिकार मतलब लड़ाई होता है, हिंदू मुस्लिम जनसंख्या नहीं है, पाकिस्तान से तुलना करनी क्या? पाकिस्तान को बीच में नहीं लाना चाहिए। अगर तुलना अपने से बड़े से किया जाता है ना, तुलना करना है तो अमेरिका लोगों से किया जाता, अपने से कमजोर करने से क्या फायदा है? कोरोना पे कोई बोलना चाहेगा? कोरोना पे इसलिए लोग नहीं जाते, सबसे बड़ी बात है गांव तक सबसे आसान तरीका है मीडिया सबसे ज्यादा लोग देख रहे हैं। न्यूज चैनल से ही सब कुछ जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। न्यूज चैनल में आपको न तो शिक्षा के बारे में कुछ दिखाया जा रहा है, न रोजगार के बारे में दिखाया जा रहा है, न कि उसके स्वास्थ्य के बारे में दिखाया जा रहा है। वो बस उनको एक मंदिर ये है कि अयोध्या में मंदिर बन गया है और हमने इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है उसको मैंने अच्छा कर लिया, लेकिन धरातल पर देखें तो ऐसा कुछ नहीं है। उधर अरुणाचल प्रदेश में चाइना घुस रहा है, उधर तालिबान पे अपना ये भी नहीं रुक सही से कर पा रहे हैं। और शिक्षा की बात है तो यूनिवर्सिटी में आप यहाँ DDU यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो अभी तक हम लोग का रिजल्ट ऑनलाइन नहीं हो पाया है नेट की वजह से। और जितने भी प्रोफेसर हैं जबरदस्ती प्रोफेसरों को आप रिटायर कर दे रहे हैं, निष्कासन कर दे रहे हैं, जिससे कोई भी आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। कौन से चैनल देखते हैं? मीडिया की बात है तो एक हम राउंड पूछते हैं कि आप लोग क्या क्या पढ़ते हैं अखबार और कौन से चैनल देखते हैं, और आप बताइए पॉपुलर क्या है गांव में? आप बता रहे थे ज्यादातर लोग क्या देखते हैं? नहीं, जो पढ़ा लिखा से थोड़ा सा सोचने वाला है तो NDTV देखेगा, न्यूज लॉन्ड्री देखेगा, लल्लन टॉप देखेगा, और चलो हमारा पब्लिसिटी हो गया। हाँ, ये चीजें देखेगा। लेकिन गाँव में अभी भी वो आज तक जी न्यूज जैसे चैनल ज्यादा है, जिसमें रिपब्लिक भारत हो गया। अच्छा, और उसके बाद हमें कोई मिला जिसने बोला हम उसे अरब स्वामी आप बताइए मीडिया के बारे में। मीडिया बारे में तो हम यही है कि हमारे गांव में ज्यादा अखबार ही चलता है। हाँ। क्योंकि अब जब टीवी जब चालू होता है तो सिर्फ बड़ा ही दिखता है कि भाजपा ये किया, भाजपा वो किया, लेकिन सिर्फ ये कागजों में होता है। असल अगर आके कोई देखे हमारे गांव में है कि मैं रोड बनवा, मतलब ये रोड पास हो गया है, लेकिन वहाँ कुछ रोड ऐसा है ही नहीं, सिर्फ कागजों में चलता है। आप खुद क्या पढ़ते हैं वैसे? जब आपको न्यूज़ पढ़ना हो तो कौन सा अखबार पढ़ते हैं या कौन सा चैनल देखते हैं? दैनिक जागरण हम मतलब प्रीफर करते हैं। हाँ मैम। आप? दैनिक जागरण। आजकल के मीडिया को देख के ऐसा लगता है कि वो किसी एक विशेष पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं, और जो मीडिया होती है उसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो बहुत दुख होता है कि ऐसे न्यूज़ चैनलों को देखो जो निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं करते हैं। आपका चैनल है, कुछ चैनल और हैं जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, उन्हें देख के काफ़ी खुशी होती है कि कुछ लोग हैं जो मीडिया के चौथे स्तंभ को बचाए हुए हैं। आप कौन सा मीडिया कंज्यूम करते हैं अपने लिए? जैसे आपका चैनल हुआ, लल्लन टॉप हुआ, NDTV हुआ, जो ऐसा चैनल देखते हो जो फैक्ट पे बात करता हो, जो विकास पे बात करता हो, जो लोगों के बुनियादी ढांचाओं पे, सुविधाओं पे, स्वास्थ्य पे बात करता हो। वो पीछे वाले लोगों से भी मीडिया पर आप लोग कुछ बोल रहे हैं? आपका न्यूज लॉन्ड्री और लल्लन टॉप, और इसके बाद एक यूट्यूब पे सर हैं प्रशांत धवन, उनका वर्ड अफेयर आता है तो मैं बेसिकली वही फॉलो करता हूँ। न्यूज़पेपर तो मैं आज तक और पढ़ा आपके आसपास जैसे आपके
घर में, आपके नहीं पड़ोस वहाँ में? में एक्चुअली क्या है कि ज्यादा गांव में लोग जो होते हैं वो पेपर पे बेस्ड होते हैं। तो अभी भी जैसे गांव में ज्यादातर लोग न्यूज़पेपर ही प्रेफर करेंगे कि जागरण पढ़ लिया, अमर उजाला पढ़ लिया। हाँ, और उसमें आंकड़े ऐसे ऐसे आते हैं जो मैं कभी कभी देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है। मैं कभी ऐसा होता है पिताजी को कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, अगर वो बैठे रहते हैं पेपर पढ़ रहे होते हैं, मैं कहता हूँ कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं है, ये गलत इसमें दिया है, कह रहे तुम कुछ नहीं जानते हो, ये सही है, ये पेपर सही है। तो ये अच्छी वो इस तरह की है कि कितनी भरोसा होता है अखबारों में छपे शब्दों का। पेपर उसका मिसयूज करते हैं, जितना इन लोगों पे ट्रस्ट है, मतलब पेपर वाले पे मैं बेसिकली बोल रहा हूँ, वो उसका मिसयूज करते हैं, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल गांव के लोग हैं वो बेसिकली आज भी पेपर ही फॉलो करते हैं। और न्यूज भी देखना होता है तो क्या होता है कि वो थोड़ा भावात्मक होते हैं, तो उन लोगों को अगर आप ऐसी चीजें दिखाती हैं कि मतलब जैसे थोड़ा सा भड़काव होता है, जैसे कुछ ऐसा दिखा दें जैसे युद्ध होने वाला है, या ये सब तमाम तड़कती भड़कती चीजें दिखाई जाती हैं जिससे वो लोग मोरली कनेक्ट हो जाते हैं, और जो कनेक्ट होते हैं तो वहीं दिक्कत हो जाती है। लेकिन सोशल मीडिया पे तो होंगे ना लोग, मतलब आप बोल रहे हो कि सर आजकल गांव में बेसिकली बहुत कम लोग हैं जो सोशल मीडिया पे हैं। गांव में अभी यूट्यूब फेसबुक बहुत कम ही लोग हैं, नेट सही से चलता ही नहीं है। अच्छा, तो देखेंगे कहाँ से वो लोग। अगर उन लोगों को भी दिखाया भी जाए तो कहेंगे अरे नहीं नहीं नहीं, उसको उन लोगों के फॉलोअर कम होंगे, व्यू कम होगा, नहीं 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 ये सब गलत बोलते। आप बताइए सर। पहले तो प्रिंट मीडिया में हम दैनिक जागरण पढ़ते हैं, अमर उजाला पढ़ते हैं। हम जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ भी प्रिंट मीडिया में बहुत ज़्यादा चलन है, लेकिन जब हम प्रिंट मीडिया पढ़ते हैं, एक तो क्या लिखा जा रहा है, सांप लिखा जा रहा है, भीतर खबर तेंदुए की रह रही है, तो एक तो प्रिंटिंग की सबसे बड़ी कमी है। दूसरी, जब आप हेडिंग खोलते हो तो किसी बड़ी पार्टी का रहेगा। हम कभी ये नहीं देख पाते हैं कि हमारे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा, ये जो 4 बेसिक मुद्दे हैं, ये मुद्दे हमेशा अखबार से गायब रहते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा रहता है गाय, धर्म, हिंदू मुस्लिम, जो कि एकदम फालतू चीज़ है, जो सब खत्म होने के बाद आना चाहिए, वो हमारे यहाँ सबसे ऊपर है। और रही बात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, तो 2-4 मीडिया ऐसे हैं जो एकदम पार्टी प्रवक्ता बने हुए हैं, जो समर्थक भी नहीं है, जो प्रवक्ता बन चुके हैं, बस ऑफिशियल अभी तक नहीं हो पाए हैं। 2-4 है, जैसे मैं पार्टी सदस्यता लेना हाँ, बस सदस्यता लेनी बाकी है, बाकी हर काम कर चुके हैं वो, बाकी इनडायरेक्टली ले चुके हैं। बाकी 2 लोगों से भी मीडिया पर आ लेते, थोड़ा आगे फिर बाकी देखने को ललन टॉप हम देखते हैं, सर का एक शो आता है कॉन्स्टिट्यूशन पे, वो हम देखते हैं, और एनडीटीवी में प्रेफर करता हूँ देखना। तो यहाँ पे सारे लिबरल गैंग हाँ, बताइए। अब आप बताइए, अगर आपको मीडिया पे कुछ बोलना है, अपनी प्रेफरेंस या अभी स्टेट कैसा है तो वो बोले। मीडिया में मैम मैं भी वही एनडीटीवी और ललन टॉप ही फॉलो करता हूँ, और सर का शो कोई जी न्यूज़ का फैन नहीं है यहाँ पे? नहीं, जी न्यूज़ में है, चलो बताओ। जी न्यूज़ के बारे में बताइए। चलिए, तो जी न्यूज़ की जो प्रशंसक है उनसे बात कीजिए। जी न्यूज़ असल बात है कि इस वक्त हमारे देश में, और चाहे युवा इतना परेशान है, जब मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ और कुछ नहीं दिखता है कि क्या देखूं, या कुछ दिमाग थोड़ा हल्का हो, थोड़ा मूड हल्का हो, तो फिर मैं उनके पास जाता हूँ, वो बहुत मनोरंजन करते हैं। और आप सुधीर को देखते हो? हाँ, वो सारे वो ऐसा लगेगा कि जैसे अब अगले क्षण ही युद्ध होने वाला है, और वो जैसे जिंदगी में हम लोगों के ऐसा हो गया कि न रोजगार है, न कुछ है, न कुछ है। मजे लेने के लिए जी न्यूज़ चलते हैं। लंबा समय, अब ऐसे लगता है जिंदगी कितनी बोर हो गई, तो फिर आप वहाँ जाइए, वहाँ हर सेकेंड कुछ बड़ा होने वाला होता है। जैसे अब यूक्रेन जो है, अब वो ऑक्युपाई कर लिया है रशिया, और भारत अगले क्षण पाकिस्तान पे हमला करने वाला है, और रशिया डर गया है, और ये ऐसा कुछ लगता है जैसे कि सारा कुछ चाहे बिडेन हो, चाहे बड़े लोग हों, जी न्यूज़ से पूछ के ही करते हैं क्या करना है, क्योंकि हर अंदर की बात जो है उनको मालूम होती है, और उनके अंदर क्या होता है उनको नहीं मालूम हर वक्त की सनसनी। हाँ, हर वक्त की सनसनी। अब आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों ने बहुत एक बेसिक चीज निकल के आई, रोजगार बड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य बड़ा मुद्दा है इस इलाके में, शिक्षा बड़ा मुद्दा है, तो यूनिवर्सिटी के इस मसले पर आएंगे, महिला सुरक्षा। पहले ये बताइए आप लोग, क्योंकि फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम वोटर होंगे आप लोग, जब आप लोग वोट करेंगे तो ये तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों की कि ये इश्यूज हैं, जब आप लोग वोट करने जाते हैं तब क्या देखते हैं कि मेरे जात का है, मेरी पार्टी का है, या कैंडिडेट है, किसके आधार पर आप लोग वोट करते हैं? देखिए, जाति धर्म से ऊपर उठ के हम लोग विकास को देखते हैं, शिक्षा को देखते हैं, रोजगार को देखते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों को, क्योंकि देश तो पार्टी आपके लिए मायने नहीं रखती? पार्टी मायने नहीं रखती है। अच्छा। लेकिन जो पार्टी इस मामले में ज्यादा कार्य करती है, हम उसकी तरफ जाते हैं। बाकी लोग भी, हम लोग स्टूडेंट हैं, तो हमको पहले नंबर स्टूडेंट की कोई मानना चाहिए कि कोई जात धर्म नहीं होती है। स्टूडेंट एक मुद्दे पे उठ ही देता है। जैसे पहले मेन मुद्दा इसका रोजगार होता है,
शिक्षा होता है, स्वास्थ्य होता है, महिला सुरक्षा होता है। तो हम लोग ये नहीं देखते हैं कि कौन किस जात का कैंडिडेट है, किस धर्म का है, किस पार्टी का है। तो आकलन करते हैं कि कौन पार्टी इस मुद्दे पे है, जो हमारी मुद्दा है उस पर जो बढ़िया से काम किया है, उस पार्टी को हम लोग वोट किया जाता है। यूनिवर्सिटी जो होता है देश का सबसे बड़ा संस्थान होता है और पूरे देश के लोग यूनिवर्सिटी की तरफ ध्यान लगाते हैं। तो चाहे JNU हो गया, जामिया हो गया, DU हो गया, DDU हो गया, BHU हो गया, इलाहाबाद हो गया, तो यहाँ के जो छात्र होते हैं उनसे ज़्यादा उम्मीदें होती है लोगों पे कि ये लोग कुछ परिवर्तन करेंगे, क्योंकि ये युवा हैं, देश का भविष्य आने वाले समय में यही लोग DM बनेंगे, जज बनेंगे, मंत्री भी बनेंगे, मुख्यमंत्री भी बनेंगे। और आप बोलना, अच्छा ये फिर आपके पास आती हूँ। मैम सबसे बड़ी मुद्दा हम लोग के लिए कोई कैंडिडेट उतना मायने जितना पर पार्टी जो अच्छी कामें कर रही हैं। जैसे इसमें किसी भी कैंडिडेट को हम इस भाजपा में जिता देंगे तो वो रूल मेकर वही होंगे, भाजपा जो कहेगी वो करेंगे। ये शिक्षा पे ध्यान नहीं देंगे, स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देंगे। अभी तो 5-6 साल से ऊपर हो गए एम्स बने हुए यहाँ पे, अभी तो OPD के अलावा कुछ शुरू नहीं हुआ है। इनके आते ही सबसे बड़ी घटना हुई थी ऑक्सीजन वाली BRD मेडिकल कॉलेज में, वो भी अभी उसको भी ठीक से उबार नहीं पाया है। उसके बाद DDU की बात है तो DDU में अब तो DDU में ये हो गया कि आप स्वायत्त संस्थाएं चलाइए, इसमें उससे अपने पैसे खर्चे उठाइए और बाकी चीज़ आपको फंड में बहुत कम मिलेंगे। ये सब चीज़ें मुद्दे हैं हम लोग के, और हम लोगों के ऊपर ही इसका बोझ पड़ रहा है। अगर वोट कैसे डालेंगे ये बताइए। वहाँ पे हम वोट कैंडिडेट के बेसिस पे डालेंगे। हमारे वहाँ कैंडिडेट क्या है, एक रवि सिंह है इस समय, उनका चुनाव सीट है आपकी 334 विधानसभा हाटा। हाँ, तो उनका चुनाव निशान है कप प्लेट। तो हमें ये नहीं देखना है कि भाजपा है कि मतलब बसपा है, बस उनके कार्य हम देख रहे हैं कि वो अच्छा कर रहे हैं तो हम उनके कप प्लेट पे ही वोट डाल के आएंगे। लेकिन इन्होंने जैसे कहा कि कैंडिडेट को अगर आप देख के वोट करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पार्टी बोलेगी एंटी डिफेक्शन लॉ है, आप तो लॉ के स्टूडेंट हो, तो फिर उससे फर्क नहीं पड़ेगा आपको? उसकी वजह से फर्क तो पड़ेगा अगर जीत गए तो फिर उसके बाद जो वो कहेंगे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होगी ना। हाँ, फिर उनके पास डेविएट करने का बहुत मौका होता है। खैर वो पर यूपी में ये कहा जाता है, मतलब जो जर्नलिस्ट यहाँ पे रिपोर्टिंग करते हैं और जो एकेडमिक्स भी देखते हैं कि कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो ये इस पे थोड़ा आप बताइए। कास्ट का फैक्टर यहाँ बहुत अच्छे लेवल पे है और वो इसके मेन कारण ये है यहाँ एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन के मामले में बहुत कम है। और जो भी चीज़ें होती हैं जैसे कास्ट की कुछ ऐसी प्रोविजन लाना चाहिए जिससे मतलब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आर्टिकल जो उसने दिया है 25 से 28, उसको बेसिकली सबको बताना चाहिए मतलब क्या क्या हमारे संवैधानिक प्रावधान है कास्ट के बारे में। ऐसा कुछ है ही नहीं है। अगर यहाँ आपको चुनाव लड़ना है तो उससे मतलब नहीं है कि कैंडिडेट कौन है, बस ये है कि मेरे जाति का है, मेरे धर्म का है। और छोटा सा चुनाव होता है जो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, उसमें बेसिकली ये होता है कि जिस भी जात के लोग ज़्यादा होते हैं गांव में वो बिरादरी वोट दे देती है। वो ये नहीं देखती है कि वो कैसा है। कई मेरे ही यहाँ है ऐसा है कि मतलब मैं खुल के नहीं बोल सकता हूँ कि सिग्नेचर भी नहीं अच्छे से लोग कर पाएंगे, लेकिन उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है उस कास्ट की तो वो विजयी हो गए हैं, वो जीत गए हैं। तो कास्ट बहुत अच्छे लेवल पे हावी है यहाँ। मनीषा एक बार उनका भी ले लेना, वो कुछ कह रहे हैं। पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, मतलब आपने जैसे कहा कि एजुकेशन और कम है इसलिए वोट करते, पर इसमें भी तो थोड़ा सा मेरिट है ना कि अगर आप आपके बिरादरी के किसी को चुनोगे तो फिर आपके बिरादरी को फ़ायदा भी पहुंचेगा। ये एक जिस जनरल अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे। आप मैं बता रहा हूँ उसमें कि जनरल मैं अपने कास्ट को चुनूंगा तो कहीं न कहीं वो हमारी जाति को, तो फिर जब हम सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब हम फिरकों में बांटेंगे कि हमारा जाति, हमारा क्षेत्र, हमारा धर्म या तो कहीं न कहीं बात उसी बंटवारे पे आएगी। चाहे आप जात के आधार पे बांटिए चाहे धर्म के आधार पे बंटवारा होगा, और बंटवारा कभी भी अच्छा नहीं होता है किसी भी चीज़ को। आप फिर लाइनें जो हैं छोटी होती जाती हैं, बंटवारा जो है यानी हम छोटे होते जाते हैं, सीमित होते जाते हैं। और पूरा देश जो है या पूरी दुनिया उसका वो परिणाम देख रही है कि बंटवारे का क्या अंजाम होता है। हमने इतिहास में भी देखा है कि बहुत वो क्रूर होता है। तो जात के आधार पे या धर्म के आधार पे बंटवारा जो है वो कभी भी नुकसानदायक ही होगा। अब छोटे स्वास्थ्य के चक्कर में हम लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग अपने छोटे छोटे स्वार्थों के चलते कई बार बहुत बड़ा नुकसान उठा लेते हैं, चाहे वो हमारी निजी जिंदगी हो या कुछ भी हो। हम क्षणिक लाभ या छोटे चीज़ों पे ध्यान देते हैं और कुछ बहुत बड़ा हमारा छूट रहा होता है उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो ये तो समस्या है कि राजनीति जो है सबसे बड़ी बात जो रही मीडिया की, जो जात की बात, तो मीडिया में आखिर आप लोगों को न्यूज़ लॉन्ड्री क्यों बनानी पड़ी? आप लोग तो मेन स्ट्रीम में अच्छा कर सकते थे। आप लोगों ने स्वतंत्र एक वेबसाइट बनाया क्यों? मजबूरी आई थी ना।
तो हम आपने जो सवाल पूछा कि आप प्रत्याशी को देख के वोट देते हैं कि पार्टी को, समस्या हम लोग के साथ इतनी बड़ी है ये, प्रत्याशी को वोट दें कि प्रत्याशी अच्छा है, लेकिन आप लाख अच्छे हों, आपके अंदर आप बहुत अच्छे पत्रकार हों, लेकिन आप जिस मीडिया संस्थान में काम कर रहे हैं वो बिका हुआ है, तो आप जो है आपसे मैं बहुत बेहतर उम्मीद नहीं कर सकता हूँ। सिंपल सी बात है, आपसे बेहतरी की उम्मीद नहीं की होनी चाहिए। नहीं तो एक अकेला प्रत्याशी क्या करेगा? एक अकेला प्रत्याशी क्या करेगा, क्योंकि हर बात जो है, हर सारी चीजें वहीं से आनी है। जैसे मीडिया में आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोग जानते होंगे कि क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, एक एक सेकंड सेट होता है, ऊपर से कोई तय करता है कि इस वक्त जो है नैरेटिव खड़ा किया जाता है। आप लोगों ने बोला कि जैसे हम लोगों के लिए तो निबंध हो गया है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार हमारे देश के ये लगता है जैसे हम लोग ललित निबंध पढ़ रहे हैं, आप लोग किससे वोट देंगे, और ये कब से चली आ रही है, खड़ा होकर गाय के ऊपर अच्छे हाँ, और ये आप देखिए आजादी के समय से चली आ रही है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे ये। तो अब सुन के ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत अच्छा बोल रहा है, लगता है कि हाँ वो ललित निबंध पढ़ के आया वही आदमी बोल रहा है। तो आपके मुद्दे क्या है बताओ? शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के अलावा उसके अलावा क्या बना दिया गया है ना, मुद्दे तो वही रहेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार महिला सुरक्षा और ये सब जो चीजें हैं, मुद्दे तो वही रहेंगे कि विकास होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, नौकरियां बननी चाहिए, समाज में खुशहाली आनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत है कि हमारा जो सिस्टम है और ये जो पूरा फिनोमिना सेट किया गया उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। आप जब तक इसमें बदलाव नहीं लाएंगे, जैसे हम लोगों ने बोला कि जातिगत आधार पे वोट नहीं डाला जाएगा, शिक्षा बढ़ा दी जाए तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं मानता हूँ ऐसा नहीं है। दिक्कत यह है कि शिक्षा बढ़ जाने से, आप देखिए इस वक्त शिक्षा धीरे धीरे बढ़ी ही है, लेकिन आप इधर के कुछ सालों में देखेंगे जो जातिगत राजनीति है उसमें बड़ा वो और अग्रेसिव आया है कि तमाम हर जातियों की अलग अलग पार्टियां बनी। क्यों बनी है? क्योंकि शिक्षा तो बढ़ी है, धीरे धीरे सही बढ़ी है, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य क्या हो, मोटिव क्या हो, वो मायने रखता है। हमने शिक्षा के उद्देश्य को ऐसा नहीं बनाया कि समाज जो है बेहतरी की तरफ चले, और एक जो वसुधैव कुटुंबकम, ये भी एक तथाकथित शब्द है, ललित निबंध, हाँ ये भी ललित निबंध वाला शब्द है कि एक जो होता है कि हाँ सबको मिल साथ लेके चलने की भावना है, वो हमारा नहीं था। शिक्षा का उद्देश्य भी है कि अब आप इस पार्टी से आते हैं तो इस टाइप की किताबें पढ़िए, सबके अपने अपने हो गए हैं, वो बना लिए हैं लोग अपने कटघरे की, इसमें चला जाएगा। तो जब तक जो है हम ये एक सामूहिक लोक चेतना की भावना को लेके नहीं चलेंगे, आपकी सारी चीजें बेमानी हो जाएंगी। एक जनरल सवाल पूछना था, कोई भी आंसर कर सकता है। अब हम घूम रहे हैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में एक्सेट्रा, पर हमको एक बहुत बड़ा वोटरों का तबका ये दिख रहा है कि लाभार्थी जो है, जो सेंट्रल स्कीम्स जिनको मिल रहे हैं, राशन मिल रहा है, आवास योजना मिल रहा है, वगैरह वगैरह जो सेंट्रल स्कीम्स मिल रहे हैं, तो आपके गांव में, आपके एरियाज़ में वो कितना इफ़ेक्टिव रहा है और क्या वो वोट पे इफ़ेक्ट करेगा, ये पूछना था आपसे। एक मिनट, आपने बहुत बोला है, अभी थोड़ा थोड़ा और भी देते हैं टाइम। फिर आपके पास आऊंगा। नहीं वो डिफेक्ट करेगा सर, हाँ। क्योंकि क्या है बेसिकली गांव में एक मोदी जी का जो 2000 रुपये पर किसान को देते हैं, साल में 3 किस्त आती है उसका 6000 रुपये, और वो क्या है, और राशन भी आ रहा है, राशन में इस समय चना भी आ रहा है, नमक भी आ रहा है। तो गांव में एक धारणा बन गई है हम उसका नमक खाए हैं। जो बीजेपी के लोग हैं वो ये कहते हैं अरे मोदी जी आपको नमक खिलाएं, आप नमक हराम ही नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर काम करेगा सर। तो क्या इससे पहले नमक नहीं मिलता था? ये पहली बार इससे पहले शायद नमक नहीं था, राशन तो देते ही थे, नमक और शुगर अभी ऐड हुआ मिलता था, तेल नहीं मिलता था, चना नहीं मिलता था। और बेसिकली ये है वो एक्चुअली हो गया है सर कि गाँव में जितने भी मतलब अनएजुकेटेड लोग हैं, जो पहले के हमारे दादा वगैरह हैं, उनकी मैं ये चीज देखा हूँ कि वो लोग ये कह रहे हैं कि हमको पैसा दे ही दे रहा है, राशन दे ही दे रहा है, अगर लड़का हमको नहीं भी मतलब मानेगा तो हम जी लेंगे। तो हम उनसे, उनके लिए मोदी से बेटर कोई नहीं है, बीजेपी से अच्छा कोई नहीं है। कि खाना मिल रहे और अगर पैसे भी अकाउंट में है तो और क्या चाहिए, और अकाउंट में पैसे भी आ रहा है, सेफ्टी नेट और बड़े बुजुर्गों के लिए बेसिकली ये सेफ्टी नेट। और मेरे ख्याल से इनके पास आते हैं, ये कोरोना के बाद एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतना अनसर्टेनिटी, ज्यादा लोग घर पे आए हैं, उनको कहीं जाने की कोई चांस भी नहीं है, जा भी नहीं पाएंगे क्योंकि नौकरियां अब कम हुई हैं, जिससे उनके लिए अब 4 चीजें, तो चना मिल जा रहे हैं, दाल मिल जा रहा है, चीनी मिल जा रहा है, गेहूं चावल मिल जा रहा है, पैसे मिल जा रहे हैं। इसलिए उनके पास सबसे ज्यादा फैक्टर ये है कि हमको सब कुछ घर पे ही मिल जा रहा है, इसलिए उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और ये दे कौन रहा है? तो एक मोदी का फैक्टर भी है उस पे कि आपके बैग पे उनका फोटो भी लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो अब जो आपने बात कही है कि राशन मिलने वाली बात, देखिए बीजेपी का ही आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश में 14 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, लेकिन अब सोचिए
उत्तर प्रदेश में लगभग 25 करोड़ की जनसंख्या होगी, जिसमें से आधे लोग इतने सक्षम नहीं हैं जो लोग अपना राशन खरीद करके खा सकें। ये सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि ये कमेंट्री है मतलब सिचुएशन 5 किलो राशन के लिए इतना मतलब लोग भूखे हैं कि 5 किलो राशन भी नहीं मिल पाता उनको। महीने में वो एक बार मिलता है, और किसी के घर में ऐसा तो नहीं महीने होगा, में 2 बार मिलता है। हाँ, किसी के घर में ऐसा नहीं होगा कि तीन सदस्य से कम हो। बताइए 5 किलो राशन कितना दिन चल सकता है। हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, 2-3 लोग रहते हैं, अधिक से अधिक 3 लोग रहते हैं। हम लोग महीने के लिए लगभग 10 किलो 15 किलो राशन लेके आते हैं, तब चल पाता है। अब बताइए 5 किलो राशन में वो लोग 1 महीना चला लेते हैं, पूरा परिवार खा लेता है उसी में, कोई काम भी नहीं है, तेल भी लाना है, दाल भी मतलब और हरी सब्जियां भी खरीदना चल रहा है लेकिन फिर भी काम। अच्छा, लास्ट वर्ड आपको क्विकली और फिर हम पेपर्स की बात करें। पूरा का पूरा ये सबसे बड़ी बात है, जो चीजें दी जा रही हैं वो सरकार ने घोषित किया बस चुनाव तक। सबको मालूम है आज पर योगी ने बोला कि ये चुनाव के बाद भी चलेगा। अब आया है कि चुनाव के बाद, लेकिन ये शायद अखिलेश यादव के प्रेशर में उन्होंने कहा था 5 साल तक हम देंगे, तो उसके बाद ये शायद नहीं, कोई भरोसा नहीं है ना कब पलट जाए। सरकारों का भरोसा नहीं है कब पलट जाए। तो ये बात तो मायने रखता ही है कि चुनाव के समय में हमेशा चुनाव जब आता है उसके लास्ट समय में साल 6 महीने पहले कुछ ना कुछ ऐसा खड़ा कर दिया जाता है माहौल कि यार सब तो मिल रहा है, सब तो मिल रहा है। ये नहीं देख रहा है कि आदमी कब तक मिल रहा है, उसके बाद से क्या होगा। तो वही बात जो छोटी लाभ के लिए हम बहुत बड़ा कुछ अपना नुकसान दे देते हैं वही। ठीक बात। ओके, न्यूज़पेपर्स बीजेपी के 2 सदस्य आपके घर में हमेशा कार्य करते हैं, एक न्यूज़पेपर और एक इलेक्ट्रॉनिक मतलब मीडिया जो टीवी वाले हैं। आपके मतलब एकदम उनका मैन्युफैक्चर बताते रहेंगे इससे क्या लाभ होने वाला है, इससे क्या आने वाला है। मीडिया का काम होता है कि जो जनता है उसका समस्या को सुनाना, लेकिन जो मीडिया में और अखबारों में दिखाया जा रहा है जो न्यूज नहीं है, समस्या सुना रहा है जनता से। तो हेडलाइंस थोड़े से 2 ही चीजें मैं बताना चाहूंगा दैनिक जागरण से। एक तो यूक्रेन में 25 विद्यार्थी जो फंसे हुए हैं वो गोरखपुर से है, और यहाँ पे एक्चुअली एक उन्होंने लिस्ट भी दिया है कि कहाँ से और उनके पिताजी का नाम पढ़ने गए होंगे। ये मुझे थोड़ा सा ये अनकंफर्टेबल भी लगा कि आपने नाम से सबको बेसिकली बता दिया, उनके पिताजी का नाम और पता भी, मोहल्ला भी बता दिया यहाँ पे। तो ये पता नहीं छापना चाहिए नहीं छापना चाहिए, या फिर इसका फायदा क्या है। सबसे पहले दिखाने की एक्चुअली हमारे वहाँ से जब क्या कहता है एक एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट के जब पर्टिकुलर पेपर पढ़ेंगे तो 4-5 पेज तो बस कोई मुद्दे नहीं रहेंगे, बस ये रहेगा यहाँ ये दुर्घटना हो गई, यहाँ ये चोरी हो गई, बस एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, उसका कोई मतलब नहीं है रियल लाइफ से। हालांकि देखेंगे बीजेपी का बस उसपे पोस्टर बैनर ये न्यूज जो है आना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि लोगों के इन्फॉर्मेशन आ गई है कि भाई ये बच्चे फंसे हुए हैं यहाँ पे। इसी यूनिवर्सिटी का छात्र है। एक सेकंड और अच्छा एक बार पढ़ते हैं। हाँ, पढ़ लेते हैं पहले। और एक दूसरी एक खबर है यहाँ पे कि जैसे इनको बता रहे थे, योगी ने कहा है कि मुफ्त राशन योजना चलेगी चुनाव के बाद भी, और होली और दिवाली में उज्ज्वला योजना में मुफ्त मिलेगी रसोई गैस। और एक्चुअली उन्होंने कल इंटरेस्टिंगली एक स्पीच भी दिया था जहाँ पे उन्होंने बोला कि एसपी के टाइम पे बिजली जो आती थी वो ईद और मुहर्रम के दिन आती थी और दिवाली की और होली में नहीं आती थी, तो बिजली का मजहब देखा जाता था। तो ये भी अब सिलेंडर का मजहब देख रहे हैं बेसिकली। तो मतलब क्या ही फायदा हुआ इसका। एक तरफ से निकले, एक घंटे से निकल के अमर उजाला में कुछ खास नहीं है, इसलिए मुझे लगा रूटीन खबरें यूक्रेन की, और एड है इसमें जरूर, टॉप बैनर हेड है बीजेपी का और टॉप इस पर है, बाकी कहीं कुछ तक आप देखेंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज थी मैं देख रहा था, आप ये सब सुर्खियां पढ़ लीजिए ये एक एक करके, मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा। जेपी नड्डा की रैली थी कल यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि सपा का है आतंकवादियों, माफिया और गुंडों के साथ संबंध। आतंकवादियों ये जो बीजेपी पिछले कुछ दिनों से चला रही है कि जो 2008 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे अहमदाबाद, और उससे जोड़ के कि उसमें जो कुछ लोगों की फैमिलीज थी वो समाजवादी पार्टी से, तो उसको उससे जोड़ के आतंकवादियों से रिश्ता बता रहे हैं, कुछ और नहीं है। मतलब इसमें नई चीज इस तरह की 2 चीजों पे अब हम इन लोगों से पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। एक तो ये जो एसपी पे बोला जाता है कि गुंडागर्दी, गुंडा राज, एसपी आएगा तो दंगाई आ जाएंगे, और बहुत ही नेगेटिव सबका। और ये मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत से लोकल लोगों से भी जब मिलते हैं तो वो ये बहुत बात करते हैं। अब आपके तो कॉलेज में एसपी का स्टूडेंट विंग भी है, तो कितने गुंडे हैं और कितने नहीं है ये बताओ। तो ये गुंडागर्दी वाला जो टैग है, पे बात करो कि एसपी का जो ये इमेज है कि एसपी अगर आएगा तो गुंडाराज आएगा और ये लोग
ऐसा नेरेटिव तो गढ़ा ही गया है लेकिन ये कि कितना सच है ये मैं जानना चाहती हाँ, सच्चाई इसमें थोड़ी बहुत ठीक, जैसे जब भी कोई एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस किसी जाति का बढ़ेगा तो आदमी के जो अदर जाति के लोग या अन्य जातियां, वो लगेगा कि हाँ वो लोग तो इकट्ठा हो रहे हैं, तो कहीं कहीं खतरा है, कहीं कहीं खतरा है। ऊपर से उस पर ब्रांडिंग कर दी जाएगी तो एक बन जाएगा नैरेटिव कि हाँ हाँ उनके समय में गुंडागर्दी होती थी। थोड़ी बहुत तो सबके समय में गुंडागर्दी की घटनाएं होती थी, यहाँ भी है। अब देखेंगे इस वक्त विशेष जाति की गुंडागर्दी है, उन समय में उनकी थी। मायावती के टाइम पे पर कहते हैं कि कम हुआ था। हाँ, जो एक इसमें सच्चाई है कि मायावती के सरकार में जैसा सुनने को मिलता है, उतना तो उस वक्त हम लोगों की चेतना विकसित नहीं हुई थी, लेकिन मायावती जी के सरकार में ऐसा था कि अपराध बहुत कम हुए थे। और एक जो गुंडागर्दी को, अब तो वेब सीरीजों ने गुंडागर्दी को इतना ग्लैमराइज कर दिया, मिर्जापुर और ये वो, अब तो गोरखपुर सीरीज आना बाकी है। हॉटस्पॉट हो गया नेटफ्लिक्स के लिए और अमेज़न के लिए। अच्छा बताइए, गुंडाराज बीएसपी में क्या था और एसपी के ऊपर जो इल्जाम लगता है और बीजेपी, मतलब तीनों पार्टियों का बताइए कैसा। देखिए, जो अब उत्तर प्रदेश का आंकड़ा उठा के देखते हैं तो सबसे अच्छा अगर कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मामले में देखा जाए तो बीएसपी सबसे 1 नंबर 1 पे है। क्योंकि चाहे विकास के मामले में देख लीजिए, आज नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, आज नोएडा को बनाने का कोई काम किया तो सबसे पहले बहन जी का नाम आता है। लखनऊ का विकास के मामले में कोई काम किया है तो बहन जी का नाम आता है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में 21 नए जिले बनाए गए थे, जिसमें से 21 डीएम, 21 विकास भवन, मतलब अब सोचिए 29 पुलिस लाइन्स बनी थी, जिनमें से अब बता दीजिए कि 41,000 सब इंस्पेक्टर हुए थे। मतलब धीरे धीरे, मतलब हर मामले में अब सोचिए जहाँ पे 21 जिले होते हैं, एक जिले में बहुत सारे संस्थान होते हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटी भी होगी, विद्यालय भी होंगे, तो विद्यालय होंगे, शिक्षक भी रहेंगे, स्टूडेंट भी पढ़ेंगे। हर मामले में देखा जाए तो विकास के मामले में सबसे ज्यादा बहन जी। मैं पूछती हूँ कि आप कह रहे हो कि बीएसपी में बहुत अच्छा काम हुआ है और बहन जी सबसे नंबर 1 में आती है, लेकिन इस चुनाव में कोई उनकी बात नहीं कर रहा है। ज्यादातर बोल रहे हैं कि बीजेपी वर्सेस एसपी हो रहा है, तो अब भी गेम में है आपके लिए बीएसपी, उनका वोटर उन्हीं के साथ है। आप लोगों को उनकी पॉलिटिक्स में इस इलेक्शन के बारे में क्या? देखिए, जो बीएसपी के लोग, जो भी थोड़ा बहुत नेता दूसरे पार्टियों में गए हैं, उसको मीडिया जैसे जी न्यूज हो गया, रिपब्लिक भारत हो गया, और मीडिया छोड़ो, आप बताओ अपनी और ये सब बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं कि ये चले गए तो अब हार जाएंगे, ये हो जाएगा। लेकिन बीएसपी का जो मेन वोट है, हमेशा वोट परसेंटेज बढ़ता गया है। 2017 का आंकड़ा उठा के देखेंगे तो बीएसपी उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर की पार्टी थी। वहीं पे समाजवादी पार्टी, जो सब कांग्रेस से गठबंधन थी, वो तीसरे नंबर पे थी। बताइए, गठबंधन करके तीसरे नंबर पे थी। मेन मुद्दा देखिए, उत्तर प्रदेश का जो वोट परसेंटेज होता है, नहीं 2017 में मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हैं 2017 में तो 17 में बीएसपी एसपी सपा 48 सीटें थी और मायावती की 19 सीटें थी। लेकिन वोट परसेंटेज के मामले में बता रहा हूँ, वोट परसेंटेज के मामले में बता रहा हूँ कि देखिए, उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा है 28 से 30% से जो ऊपर वोट पाता है उसकी सरकार बनती है। और जो अब देखिए, अब लगभग बीजेपी जो है 41-42% वोट पा करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। और उसके बाद से जो बसपा जो है उसका 22 कुछ पॉइंट वोट है, और सपा का 19% है। तो देखिए, अब जो सत्ता के ज्यादा करीब है, मतलब उसको चाहिए सिर्फ 7%, 5 से 7% वोट सरकार बनाने के लिए, और क्या बोलते हैं, सपा को चाहिए 13% वोट। तो बताइए, अब सत्ता के करीब कौन सा है? तो मीडिया अगर दिखाता कि, अगर मीडिया को ले दे के बात मीडिया पर आ गई। इन लोगों से दूसरा सवाल लेते हैं। मैं चाह रहा हूं कि इन लोगों से यूनिवर्सिटी के मसले पर आखिरी में मुद्दे से बाहर होने का सबसे बड़ा कारण है कि इन्होंने अपना वोट ट्रांसफर कर दिया बीजेपी की तरफ। क्योंकि जितने भी इनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, एंटी बीजेपी कोई स्टेटमेंट नहीं अभी ने दिया है। जब से इनका चंदा वाला मामला आया था एक बार, जिसमें सीबीआई जांच की भी मांग हुई थी कि ये इन्होंने गैर जरूरी तरीके से चंदा का इकट्ठा कर लिया है, उसके बाद से इन्होंने मीडिया यानी कि स्टेटमेंट देना ही बंद कर दिया है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज कही है, क्योंकि यहाँ पे एक हेडलाइन भी है जो मायावती ने कल ही कहा है कि सपा सरकार में रहते हैं माफिया राज, कांग्रेस में घोर जातिवाद। इन्होंने बीजेपी के बारे में कुछ बात ही नहीं किया, कर दिया है जब से इन्होंने एक बार चंदा के मामला। मीडिया चढ़ा बढ़ा के छाप देता है। वो जानता है कि मतलब कि अगर हम बीजेपी की तरफ टारगेट करेंगे तो इनकी लड़ाई सीधे बीजेपी से हो जाएगी।
जबकि हमको कहीं से भी लड़ाई सपा से नहीं है। पूरा रैली देखे हैं, सीधे योगी टारगेट किए बहन जी कि योगी केवल डर रही है, केवल हाथी से डर रहे हैं। अच्छा, ये मायावती ने बोला कि योगी हाथी से डर रहे हैं, लेकिन ये छपा नहीं, आप कह रहे हो, और आप लोग ये रैली अटेंड करेंगे। पूरा रिकॉर्डिंग में। अच्छा, छपा नहीं है। अब थोड़ा डीडीयू के बारे में बात करते हैं। आप लोग स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी के। अब आप लोग ने बात नहीं करी ज्यादा, तो आप लोग हमें पॉलिटिक्स के बारे में बताइए, और फिर मेरे पास लास्ट क्वेश्चन है लीडर्स के बारे में। यूनिवर्सिटी की क्या दिक्कतें हैं? आप लोग यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ क्या क्या दिक्कतें हैं? सर, यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे यहाँ सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं बहुत जल्दी। मैंने जब एडमिशन लिया था 2017 में ग्रेजुएशन में, उसके अगले साल मैंने पहला सेल्फ फाइनेंस कोर्स अपने समय में देखा था, BLLB 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड LLB कोर्स। आज मुझे यूनिवर्सिटी में 5 साल बीत चुके हैं, मैं LLB के सेकेंड ईयर में हूँ। यहीं पर अपना इंजीनियरिंग की फैकल्टी हो चुकी है, सेल्फ फाइनेंस, होटल मैनेजमेंट, सेल्फ फाइनेंस, कई सारे कोर्सेज, BSc एग्रीकल्चर, सेल्फ फाइनेंस, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज आ चुके हैं। बीटेक तो एक तो सेल्फ फाइनेंस वाले इंस्टीट्यूट की तरफ बढ़ता जा रहा है। मेरे कोर्स की, मैं जो LLB कर रहा हूँ, उसकी फीस अमूमन 4000 रुपए है, मैक्सिमम 4000 होगी किसी साल में 4000 अभी है नहीं। और जबकि वही BLLB का कोर्स है, उसकी फीस तकरीबन 35,000 40,000 रुपए है। 35,000 रुपए उनके सेल्फ फाइनेंस की कोर्स है, यूनिवर्सिटी की फीस अलग से है। उनको जितनी हमें जानकारी है, लाइब्रेरी की सुविधा भी नहीं है। हमें लाइब्रेरी की सुविधा है 4000 रुपए में। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं BLLB में जो नए होते हैं, जो ट्रेडिशनल टीचर नहीं पढ़ा पाते, उनको वही टीचर पढ़ा पाएंगे जो प्रैक्टिशनर हैं, जो उस काम के, जैसे ADR हुआ, IPR हुआ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वही पढ़ा पाएगा जो उसकी प्रैक्टिस कर रहा है, वही पढ़ा पाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी यहाँ पे डेवलप नहीं हुई हैं, लेकिन उसके नाम पे बच्चों से सेल्फ फाइनेंस में पैसा ले लिया गया है। हमारा यहाँ पे ये पीछे हम देख रहे हैं बिल्डिंग है सबसे सुंदर, ये सबसे सुंदर बिल्डिंग है। पहले मूल्यांकन भवन होता था, यहाँ कॉपी चेक होती थी, अब इसको इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना दिया गया है, बीटेक। यहाँ बीटेक की स्थिति ये है कि किसी को नहीं पता है कि ऑपरेटर्स कहाँ है बीटेक के लिए। बाकी डिपार्टमेंट के बाकी डिपार्टमेंट टीचर्स हैं यहाँ पे। कुछ डिपार्टमेंट में भी अभी हमारे 2018 में नियुक्तियां हुई हैं, तो टीचर्स हमारे यहाँ बढ़े हुए हैं, लेकिन फिर हमारे यहाँ टीचर इस 2018 के पहले जो नियुक्ति थी, हमको लग रहा है शायद 98 की थी, वो टीचर सब रिटायर होने से शुरू हो चुके हैं। स्टाफ का उतना प्रॉब्लम नहीं है, स्टाफ आपको लगता है? टीचर हमारे यहाँ है, स्टाफ का प्रॉब्लम तो है, टीचर्स हमारे यहाँ है, तभी स्टाफ का प्रॉब्लम है। सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में तो फैकल्टी नहीं है, जैसे परमानेंट नियुक्तियां नहीं, एडहॉक पे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके बारे में प्रोफेसर्स हैं, बट सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में गेस्ट फैकल्टी होती है, गेस्ट फैकल्टी की दिक्कत है। वो सेल्फ फाइनेंस तो समझ गए, बाकी इन जनरल हम प्रोफेसर्स, इन जनरल हमारे कई डिपार्टमेंट प्रोफेसर हैं। मैंने कॉमर्स से किया, हमारे इस वक्त 16 प्रोफेसर हैं। लॉ में हमारे इस वक्त 13 तो 15 प्रोफेसर, लॉ में 2 प्रोफेसर हैं, 13 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो हमारे यहाँ स्ट्रेंथ है, लेकिन वही चीज़ है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे हार जाते हैं। हम करते LLB हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं है जिससे हम सुप्रीम कोर्ट के केसेस पढ़ सकें। SCC होता है, एक ही फ्री वेबसाइट होती है इंडियन कानून, जो सिर्फ हम पढ़ सकते हैं। तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत दिक्कत है। सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि हम लोगों ने शिक्षा को जानबूझ के यूनिवर्सिटियों को बर्बाद करने की योजना बना रखी है। नहीं, आप इस यूनिवर्सिटी की बताइए, जनरल तो हम लोग को पता है कि भाई खराब हालत है। इस यूनिवर्सिटी में जब हम लोगों के वहाँ जो जितने कर्मचारी हैं, सारे कर्मचारियों की स्थिति में बताऊं कि कई महीनों से सैलरी मिलनी बंद हो गई थी। एक कर्मचारी बीमार था, उसको सैलरी नहीं मिला था, 6 महीने से वो मर गया। और आप देखेंगे कि हम लोग जैसे सैलरीज नहीं मिल रही हैं। अब हमारे VC साहब जो हैं, वो ऐसा हो गया कि रात को सोए, दिन कुछ सपने में आया कि ये कर देना चाहिए, अगले दिन वो काम जो है वो करा दिए। यूनिवर्सिटी में खूब पेड़ था हमारे, अब देखेंगे धीरे धीरे पेड़ों की कटाई शुरू हो गई। इसी दीक्षा भवन में हम खड़े, वहाँ पीछे जैसे लगता था जंगल है। एक रोज सुबह प्रोफेसर लोग दौड़ने आ रहे, देख रहे जंगल साफ, रात भर में पेड़ गायब। क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। तो अब जो उनके दिमाग में आ रहा है, जो उनके दिल में आ रहा है, अचानक से जो भी आ रहा है वो हो जा रहा है इस यूनिवर्सिटी में। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो बोल दे, और आप बोलेंगे तो उसका खामियाजा भुगतेंगे, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो चाहे तो सब जगह वही समस्या है। इसके पहले पूर्णिया यूनिवर्सिटी में कुलपति रह चुके थे, वहाँ पे यूनिवर्सिटी की इतनी खराब हालत हो गई थी, कई ऐसे कोर्सेज शुरू हो गए थे जिसका कोई पता ही नहीं था कहाँ से रजिस्ट्रेशन हुआ इस कोर्स का, और उसके बच्चे 2 साल तक पढ़ने के बाद पता ही नहीं चलता रिजल्ट भी आएंगे कि नहीं आएंगे। वही हालत यहाँ पे बीटेक की भी है। बच्चे रो रहे थे रोड पे वहाँ पे, और इनको भगाने के लिए वहाँ पे पूरा शहर वहाँ पे जाम किया गया, तब जाके वहाँ से जॉब तो है नहीं, आप लोगों ने पहले ही बता दिया। फिर भी इस यूनिवर्सिटी से प्लेसमेंट की क्या स्थिति है? हो जाते हैं स्टूडेंट्स? प्लेसमेंट की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, प्लेसमेंट का कोई रोल नहीं है मैम। हमारे यहाँ एक प्लेसमेंट सेल है जो बस ऐसे बन के बैठा हुआ है। हम
5 साल पे पहली बार मैंने अखबार में पढ़ा कि 35 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ हमारे यहाँ। बहुत छोटा होता है 35 और 35 उस कोर्स में 35 उस कोर्स में हुआ MBA में, जहाँ पे आप थोड़ा सा हाथ पैर मारेंगे तो आपकी जॉब लग जाएगी। और कितने स्टूडेंट? 17,000 स्टूडेंट्स। हमारे यहाँ यही बगल में आर्ट्स फैकल्टी है, एक बैच में 2000 बच्चों का एडमिशन होता है, एक बैच में 2500 बच्चों का एडमिशन। स्टाफिंग, प्लेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ी दिक्कत। एक चीज में क्विकली, अब हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है तो जल्दी जल्दी बात करते हैं। आखिरी राउंड एक चीज हम आखिरी राउंड 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। एक तो मैं जानना चाहती हूँ, हाँ बताओ। देखिए यही का एक मामला था। प्रियंका भारती नाम की एक लड़की थी, जो बगल का जो विभाग है यहाँ पे उसका लटकता हुआ लाश मिला, लेकिन आज तक उस मामले का कोई जांच नहीं हो पाया। क्या मामला था क्या नहीं था अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया। हम जैसे जब छात्रों ने यहाँ की आवाज उठाए तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। यहीं के प्रोटेस्ट हुआ तो मुकदमा दर्ज हो गया। यहीं के प्रोफेसर हैं कमलेश गुप्त सर, उनको निलंबित कर दिया गया है। कुलपति एकदम मनमानी तरह से एकदम चला रहे हैं। ये कह लीजिए कि किसी के रिलेशन में भी आते हैं बीजेपी के किसी नेता के, तो ये अपना वर्चस्व कायम किए हुए हैं। यही का मामला है कि जब पहले यहाँ छात्र संघ चुनाव होता था 2016 से पहले 16 में भी हुए थे, कि यहाँ पे जब छात्र संघ चुनाव होता था तो यहाँ पे देख रहे थे एक ही जाति के एक ही कौम के लोगों का वर्चस्व रहता था इस यूनिवर्सिटी में। और तो जब यहाँ के पहली बार इस यूनिवर्सिटी में कोई बदलाव हुआ, SC ST OBC एंड माइनॉरिटी तीनों मिल करके एक OBC को अध्यक्ष चुने यहाँ से। उसके बाद से चुनाव नहीं हुआ। जब भी चुनाव होता है तो दूसरा कैंडिडेट SC था, जो जब उसका माहौल देखें कि ये चुनाव जीत रहा है तो फिर चुनाव पोस्टपोन कर दिया गया। हर बार से ऐसा होता है कि चुनाव होने की संभावना होती है, जैसे ही लगता है कि कोई और किसी और संगठन का जीत रहा है तो चुनाव नहीं होता है। कि देखिए 2019 का गठबंधन हुआ था, कि जब देखें कि यूनिवर्सिटी जैसे गोरखपुर जैसे यूनिवर्सिटी से वहाँ के छात्र इकट्ठा होकर के एक अपना अध्यक्ष चुन ले रहे हैं योगी के गढ़ में, और उसी बेस पे जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, जब परवीन निषाद जो यहाँ से सांसद हुए थे, ये योगी का एकदम बपौती कह लीजिए कि कहा जाता था। इलेक्शन हार गए तो हार गए थे। तो ये सबसे बड़ा वो था परिवर्तन। एक चीज मैं पूछना चाहती थी, कोई भी, और जल्दी जल्दी बात करेंगे क्योंकि हमें रैप अप करना है। जो जॉब्स का मुद्दा तो है, लेकिन आप सब यहाँ क्या गवर्नमेंट जॉब्स ही चाहते हैं? लाइक आप लोगों का उम्मीद, क्योंकि जब हम बात करते हैं जॉब्स की लोग बोलते हैं सरकारी नौकरी, आप लोगों का एस्पिरेशन एम्बिशन क्या है, सरकारी या प्राइवेट? अच्छी नौकरी हो, सरकारी हो या प्राइवेट सरकारी हो। आप जोमेटो में दिन भर साइकिल से घूम रहे हैं और पा रहे हैं 6,000 7,000, तो नौकरी तो नहीं हुई। हाँ, उस नौकरी को क्या कहा जाता है वो आप लोग जानते हैं। पकौड़े को रोजगार मानते हैं आप लोग? नहीं, पकौड़े को रोजगार मानते हो कि नहीं? सरकार मानती है। वो इसीलिए हाँ, यदि आप उसमें भी, जैसे कि अब मैं कोई नया इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ, पकौड़े तलने की ही कंपनी बना हूँ, सरकार सहयोग दे तो रोजगार है, लेकिन उसमें भी तो बड़ी बड़ी कंपनियों को आप दे रहे हैं। कल को पता नहीं कोई ब्रांडिंग आ जाए, पकौड़े की भी कंपनी आ जाए। लेकिन आप लोगों को पर्सनली यहाँ पे कोई गवर्नमेंट जॉब का चाव नहीं है, आप लोग प्राइवेट है। आपका मतलब खुद का या पेरेंट्स चाहते हैं कि आपका गवर्नमेंट जॉब? एक्चुअली पेरेंट्स का तो ये फेवर ही नहीं था कि हम LLB करें, बट एक्चुअली जब हम LLB कर रहे हैं तो इसके बाद से हमारा एक एम है जुडिशरी की तरफ, अदरवाइज हम लिटिगेशन की तरफ जाएंगे। की भर्तियां बहुत सालों से नहीं आई अभी तक। उत्तराखंड में हुआ है, उसके जुडिशरी भर्ती हमको लगता है 5-6-7 साल तो हो ही गए होंगे। यूपी में सर आखिरी जो जुडिशरी की भर्ती आई थी वो 2018 में आई थी, और उसके बाद मैं पिछले 1.5 साल से सुन रहा हूँ कि जनवरी में भर्ती आएगी, चुनाव पहले भर्ती आएगी, चुनाव बाद भर्ती आएगी। अभी सितंबर की बात चल रही है, अब सितंबर में दिसंबर भी जाएगा वो। आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, बोलिए। गवर्नमेंट जॉब की इच्छा तो लगभग हर स्टूडेंट के मन में रहती है, लेकिन जब माँ बाप देखते हैं, माँ बाप बच्चों के ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, जब पेपर आउट हो जाता है तो जो लड़का तैयारी करता है उसका मनोबल टूट जाता है। आपने देखा कैसे इलाहाबाद में छात्रों पे लाठियां बरसाई गई। तो जैसा कि देखा जाता है कि गवर्नमेंट जॉब की जो इच्छा है वो लगभग हर स्टूडेंट में है। सब चाहते हैं कि जुडिशरी में जाएं, गवर्नमेंट जॉब में जाएं। ऐसा क्यों? गवर्नमेंट जॉब की स्पेसिफिकली सेफ्टी, सिक्योरिटी, सेफ्टी, क्योंकि जो सिक्योरिटी सेफ्टी गवर्नमेंट जॉब में हमको नहीं लगता प्राइवेट जॉब में। आज आप प्राइवेट जॉब में है, कल आपको निकाल दिया जाएगा, उसमें सिक्योरिटी नहीं है। तो इच्छा सबके मन में है, बट ये होता है कि उसमें ज्यादा आशा की किरण नहीं, तो फिर प्राइवेट भी आपको ढूंढना। आई थिंक जल्दी जल्दी एक सबसे पूछते हैं कैंडिडेट, मतलब सीएम के बारे में पूछते हैं, योगी के बारे में, और वांट टू बी सीएम अखिलेश के बारे में। अखिलेश या मायावती? अखिलेश, मायावती, योगी, अच्छी क्वालिटीज और बुरी क्वालिटीज एक एक। हाँ, उधर से योगी के बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है, और किसी नेता के बारे में बोलना चाहेंगे अच्छा या बुरा? चलो ऐसा करते हैं, सीएम का हम अच्छा बुरा ले लेते हैं, और आपका एक जो कैंडिडेट कोई और हो जिसका पॉजिटिव। बेहतर कौन होगा? बेहतर
अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो मतलब जो बहन जी की सरकार थी, फिर इसके बाद अखिलेश जी की सरकार थी, फिर योगी जी की सरकार थी, तीनों को कंपेयर किया जाए तो सबसे बेटर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के मामले में बीएसपी है। तो हम बीएसपी की योगी जी पहले तो बोलते हैं बच्चों को रोजगार देंगे, जब बच्चे रोजगार मांगने जाते हैं तो उनको मारते हैं। वो आपको अच्छा नहीं लगा? पिछले एक बुरी चीज और एक अच्छी चीज योगी की अगर आप बोलना चाहो या किसी और लीडर की? देखिए, मैं सबसे पहले तो अच्छी चीज बताना चाहता हूँ, योगी की? नहीं, बहन जी की। क्योंकि अभी तक का जो मेरा मानना है कि जो उत्तर प्रदेश में सबसे बढ़िया शासन किया है। देखिए, बहन जी मतलब राजनीति में आने से पहले वो मतलब क्या बोलते हैं, कलेक्टर की पढ़ाई कर रहे थे, एलएलबी कंप्लीट करके कलेक्टर बनना चाहते थे। उनको मैं प्रशासनिक मामले में भी देखता हूँ 1 नंबर पे, लीडर के मामले में भी देखता हूँ 1 नंबर पे, एजुकेशन के मामले में भी देखता हूँ 1 नंबर पे। हर मामले में मैं उनको परफेक्ट मानता हूँ। और वही जब योगी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा तो समझ लीजिए गुंडागर्दी। यहीं पे कानपुर से एक व्यापारी आता है गोरखपुर का विकास देखने, यहीं के प्रशासन उसको पीट कर होटल के मार देते हैं। यहीं पे अंकुर शुक्ला को, यहाँ जो यहीं से 1 किलोमीटर की दूरी पे अंकुर शुक्ला को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। तो हर मामले में देखा जाए ये भ्रष्ट हो चुके हैं। और जो ये मंदिर सबसे बड़ा दावा करते हैं कि अयोध्या में राम का मंदिर बनवाया है, लेकिन उसी मंदिर में सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा घोटाला इन्होंने किया है। तो जैसे ही इस घोटाले का खुलासा हुआ तो जब ये पहले अयोध्या से चुनाव लड़ने वाले थे, जब इस मामले का घोटाले सब लोग तक पता चल गया तो वहां से हट करके चले गए मथुरा से वहां भी वही माहौल। अब गोरखपुर आ गए हैं, गोरखपुर से अब देखिए सीधे मठ जाने वाले हैं, अब कहीं मिलने वाले नहीं। चलो, आपने सुधीर और जी की तारीफ करी तो योगी की भी कर दो। योगी तारीफ करना है, बुराई करनी है? योगी जी मजेदार आदमी है, उनके भाषण वगैरह सुनने में मजा आता है। लगता नहीं है कि हम कोई राजनीतिक भाषण सुन रहे हैं, लगता है किसी सुन रहे हैं। हाँ, लगता है किसी फिल्म का वो चल रहा है सीन और एक आदमी आ रहा है, वो मनोज वाजपेयी की जैसे करारा जवाब मिलेगा। लगता नहीं कि हम किसी एक ऐसे आदमी का भाषण सुन रहे हैं जो मुख्यमंत्री के जिम्मेदारी भरे पद पे बैठा हुआ है। और एक जो वो होता है कि पद की प्रतिष्ठा होती है उसकी, चाहे सुनो केजरीवाल चाहे गर्मी ठीक कर देंगे, जून में हम शिमला बना देंगे, बुलडोजर हमारे खड़े हैं, तो लगता है वेब सीरीज देख रहे हैं। अच्छा, किसी की तारीफ कर रही है अखिलेश, मायावती? इस वक्त जो है आप देखिए, आप लोग मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, अखिलेश यादव अच्छा बोल रहे हैं। धीरे धीरे मीडिया में उन्होंने जैसा जवाब देना, हर सवाल को जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं, सुनना अच्छा लग रहा है कि हाँ, ठीक है। तो अखिलेश का आपको पसंद आ रहा है प्रचार? इनके एक हमारे यहाँ से सांसद है रवि किशन, उन्होंने कुछ दिन पहले जब कोविड का टाइम था उस टाइम वो राजघाट पे एक वो इलेक्ट्रिक दाह संस्कार के लिए बनवाए थे, उसमें सीधे सीधे बोल रहे हैं अरे यहाँ ऐसा चीज बनल बा कि जरूरत हा करके जरबा कुछ दिक्कत नहीं हुई, 2 मिनट में स्वर्ग पहुंची। उसके बाद ये जाते हैं तो वही कहते हैं गर्मी में हम शिमला कर देंगे, और उसके बाद ऐसा लगता है जैसे वो क्या बोलते हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर में बोलते हैं इस शहर में धुआं कर देंगे, हमारी सरकार बन जाएगी। तो ऐसे जैसे जवाब ही दे रहे हैं। तो ऐसे प्रशासक तो हमको कभी ना मिले उत्तर प्रदेश को, ये सबसे खराब स्थिति है जो उत्तर प्रदेश में ऐसा प्रशासक हम लोग को मिला है। अच्छा, किसी की तारीफ करना चाहेंगे? अखिलेश यादव अच्छे करेंगे। अभी आपको सही लग रहा है उनके प्रचार? अभी तो यंग पीपल हियर, एटलीस्ट हमारा जो ग्रुप है उसमें अखिलेश पसंद आ रहे हैं। वो संभालने पे सबसे पहली सपा की गवर्नमेंट दिखी थी, और हमारे जितने सीनियर्स थे उनको लैपटॉप मिला था, सबको सब कुछ मिला था। तो एक देखे तो पढ़ाई के मामले में और युवा के मामले में सबसे अच्छे अखिलेश हैं, और बाकी गर्मी निकाल दूंगा तो है ही उस पे बात। जैसे कि अभी बात की भैया ने कि क्या कहता है, अखिलेश यादव की सरकार जब थी तो लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करता था। अभी इनकी भी सरकार थी, 6 महीना चुनाव बचा तो इन्होंने एक योजना दिखाई कि हम टैबलेट और लैपटॉप देंगे। 1 जनवरी के आसपास उन्होंने क्या कहा, स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। उसके बाद से हम फॉर्म भर के बैठे हुए इंतजार में कि अब चुनाव जीतेगी तो हमको स्मार्टफोन मिलेगा, नहीं जीतेगी तो मामला खत्म हो जाएगा। तो बस ये मुद्दा बनाना जानते हैं, वोट उस पर मिल जाए, उसके बाद से क्या है, कहाँ योजना गया। अभी पसंद कौन आ रहे हैं आपको नेता? अखिलेश यादव आ रहे हैं बेसिकली, और कोई ऑप्शन नहीं है ना। अच्छा, अखिलेश यादव ही हैं। योगी जी का है तो वो हमें लग रहा है कि मठ के तरफ हमको ले जाएंगे, शिक्षा को बंद करके मंदिर खोलवाएंगे। और हाँ, इस समय चल रहा है जो राम मंदिर लाया है उन्हीं को और दिया जाए। जो राम को लाए हैं, हाँ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हम लोग भगवाधारी बनेंगे और किताब छोड़ के और वो पूजा पुस्तक वाला वो लेके हम लोगों को मंदिर में जाना पड़ेगा। सरकारी नौकरी का तो उम्मीद ही खत्म हो गया इस समय। देखिए, व्यक्तिगत रूप से अगर मुझे कोई नेता अच्छा लगता है तो वो अखिलेश यादव है, लेकिन हमें उनकी पार्टी नहीं पसंद है। एसपी नहीं पसंद है। एसपी नहीं पसंद है। व्यक्तिगत रूप से हमें उनके अखिलेश यादव पसंद है, लेकिन उनकी पार्टी नहीं पसंद है, क्योंकि उनके पार्टी में हमें लगता है कि
है, माफिया हैं, ठीक है, वेरी और- बैलेंस्ड टेक। हाँ, और हमें ये लगता है कि 2017 में उन्होंने काफ़ी काम किया, अपने शासनकाल में उन्होंने काफ़ी काम किया। जैसे कि सबसे उनका अच्छा काम हमें ये लगा कि उन्होंने 100 नंबर पुलिस लाई। उन्होंने अपने टीम को न्यूयॉर्क भेजा, वहाँ पे उन्होंने एनालिसिस किया और उसके बेस पर यहाँ पे उन्होंने 100 नंबर लाया। जैसे काफ़ी 112 जो अभी 112 हो गई है। अभी 112 अभी 112 इसलिए बनाया गया है ताकि वो अखिलेश का नाम भूल के और योगी का नाम लिया जाए। ये इसलिए। नंबर हाँ, चेंज हो गया, नंबर तो चेंज होने ये से सेटअप पॉलिसी अखिलेश थोड़ी ना यादव चेंज हो के जाएगा टाइम सर। का। तो उन्होंने Great. 100 नंबर लाया और फिर उन्होंने एम्बुलेंस की व्यवस्था काफ़ी अच्छी लाई। फिर उन्होंने लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि चुनाव आ रहा है, चुनाव के पहले एक विक्टिम कार्ड खेलेंगे, एक कार्ड खेलेंगे, बच्चों को टैबलेट देंगे, लैपटॉप देंगे, हमें वोट मिलेगा। उन्होंने अपना वादा जो था वो स्टार्टिंग में ही पूरा कर दिया। मतलब उनका ये कॉन्सेप्ट था, जिन्होंने जितना उन्होंने कहा था उन्होंने लगभग उतना पूरा किया। और निश्चित रूप से एसपी पार्टी अगर सुधर जाए थोड़ी, लेकिन एसपी पार्टी थोड़ी अगर सुधर जाए तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। हम लोग जो दोस्त हैं मतलब लास्ट वर्ड हम लोगों में जो पार्टी समर्थक हैं उनके बोलते हैं कि आवेद हमारे सर करवा, तो ये अखिलेश यादव की मतलब हमारी सरकार आने तो फिर जवाब दिया एसपी के वो धमकी के बारे में धमकी हमें आने दो। आने के तो बाद। ये अखिलेश यादव के ये लिए सब सबसे चीजें बड़ी हैं जो समस्या छोटी-छोटी बनेगी, लेकिन। क्योंकि अब मैं मान लीजिए अखिलेश यादव ठीक है अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन मैं कैसे वोट दूंगा जबकि मेरा साथी या मेरे अगल बगल के लोग कह रहे हैं आवेद सर करवा तो के बताए या सरकार आने दीजिए फिर आप मिलेंगे। तो That's ये actually interesting, हाँ, ये हाँ। अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। ये पर पार्टी यहाँ एक चीज बड़ी दिलचस्प इसमें निकल के आई कि ये सारे लोग गोरखपुर के हैं और आमतौर पर ये देखा जाता है कि जिस शहर से कोई इतना बड़ा मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, तो शहर का ऑटोमेटिक कमिटमेंट हो जाता है। फिर भी इन युवाओं में योगी आदित्यनाथ को लेकर कोई उत्साह नहीं देखा, जो कि मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है। आमतौर पर अपने शहर से जुड़े नेता के लिए लोगों का कमिटमेंट होता है। पर शायद ये एक कारण ये भी है क्योंकि ये सारे एनडीटीवी, लल्लन टॉप और न्यूज लॉन्ड्री देख रहे देखने वाले। हैं, जी न्यूज वालों को बुलाते हैं, They are इंडिया टीवी aware. वालों को बुलाते हैं, आज तक वालों को दे आर बुलाते हैं। अवेयर, बहुत पढ़े लिखे और समझदार उस तरह के वो लोग हैं। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि बाकी लोग जो लोग नहीं करते वो अनपढ़ होते हैं, अपनी अपनी चॉइस है लोगों की। चलो लास्ट अब कर रहे हैं हम। तो विकास नहीं करेंगे ना सर। एक्चुअली वो गोरखपुर से हैं। कहना ये है कि मुख्यमंत्री जब हो तो पूरे प्रदेश के नेता है ना, वो पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट के तो है नहीं। अभी आप यहाँ गोरखपुर की बात करें, यहाँ मेट्रो और तमाम सारी चीजें और क्या कहता है इलेक्ट्रिक बसें और क्या क्या सारी चीजें आ गई। आप बगल के डिस्ट्रिक्ट देवरिया में जाके देखिए, जैसे ये लगता है कि एक बड़ी इमारत के बगल में एक झोपड़ी पड़ी हुई है। कुशीनगर में देख लीजिए, ठीक है हम कुशीनगर को एक क्या कहते हैं टूरिज्म के पर्पज से नहीं देखेंगे, पर्टिकुलर विकास के नजरिए से देखेंगे। तो आप गोरखपुर के नाम पे वोट लेके आप अपना कंस्टिट्यूएंसी से जीत जा रहे हैं, लेकिन अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट को भी तो आप देखेंगे ना। नेता तो आप पूरे प्रदेश के हैं, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के तो है नहीं। यही चीजें हैं सर। ठीक है, अब हम विधानसभा राजनीतिक उपेक्षा का शिकार है सर। यहीं बगल में यूनिवर्सिटी है। अखिलेश यादव जब अपने लास्ट टाइम में थे तो हमारे यहाँ बीआरडी डिग्री कॉलेज है, उसको यूनिवर्सिटी बनाने की बात थी। ये सरकार आई, वो बात एकदम खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब थैंक यू सो मच, आप लोगों से बात करके बहुत मजा आया, बहुत बैलेंस्ड और बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट्स हमें मिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अनदर इलेक्शन शो। ये था हमारा मॉर्निंग शो स्पेशल फ्रॉम गोरखपुर विद लवली स्टूडेंट्स। हम लोग अभी यहाँ एक दिन और हैं और फिर उसके बाद वाराणसी जाएंगे। देखते रहिए अनदर इलेक्शन शो। सब देख लिया, अब ये देखिए। The subscription model is something that keeps News Laundry afloat, but we need hundreds of thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to News Laundry and pay to keep news free, और गर्व से कहो मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।